अगर आप किसी भी शिक्षक भर्ती जैसे एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, ईएमएस, टीजीटी, पीजीटी के साथ साथ यूपी टीजीटी, पीजीटी, डी ट्रिपल एस टीजीटी, पीजीटी या फिर आप किसी और स्टेट के टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस सीरीज में 40 दिन 4000 क्वेश्चन की जो सीरीज है, इसमें हम 4000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कवर अप करेंगे, जो कि आपके प्रीवियस एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं आए हुए हैं। और याद रखिएगा कि अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं विद परफेक्शन, तो इस सीरीज को मिस मत कीजिएगा। यहाँ पर हर एक क्वेश्चन आपको सफलता के एक कदम और करीब लेकर जाएगा। तो नमस्कार साथियों, मैं सुरेंद्र कुमार फोकस मैथ्स क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट स्टार्ट द वीडियो। देखते हैं क्या है आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 221 कुछ इस प्रकार से है, कह रहे हैं द पॉइंट ए cos थीटा प्लस बी sin थीटा कॉमा ए sin थीटा माइनस बी cos थीटा लाइज ऑन। तो देखने से हमको साफ साफ दिख रहा है भाई, ये आपके दो चीजें हैं, एक प्लस में है एक माइनस में है। sin थीटा cos थीटा आपके अल्टरनेटिव हैं, कभी इधर कभी उधर आ जा रहे हैं। तो अगर मैं इनके स्क्वायर करके ऐड करूंगा तो कहीं ना कहीं sin थीटा cos थीटा मेरे एलिमिनेट हो जाएंगे, तो मतलब ये मेरे सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। अब मैं देखता हूं आपकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। ठीक है, अगर मैं x इज इक्वल टू लिखूं a cos थीटा प्लस b sin थीटा, ठीक है। सिमिलरली मैं लिखूं y इज इक्वल टू क्या चीज, a sin थीटा माइनस का b cos थीटा। अब मैं करता हूं, अगर इसको इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2 कर दूं, मैं लिखूंगा क्या, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। ठीक है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। तो मुझे क्या मिलेगा, आइए देखते हैं। तो मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मेरा इक्वल हो जाएगा किस चीज के, इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस, एक्चुअली इसमें प्लस आ जाएगा, 2ab साइन थीटा और कॉस थीटा। और जो अगला डाला टर्म आएगा उसमें माइनस का आ जाएगा, दैट इज ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये 2ab वाला जो टर्म है वो तो सेम हो गया, कैंसिल हो जाएगा। तो एक चीज देखो, अगर मैं ए स्क्वायर कॉमन लूं तो पाऊंगा क्या, ए स्क्वायर टाइम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली अगर मैं बी स्क्वायर कॉमन लेता हूं तो पाऊंगा क्या, ये बी स्क्वायर टाइम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हालांकि मुझे ये सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं थी, मुझे साफ साफ दिख रहा था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि रिप्रेजेंट करता है आपके एक सर्किल को। ठीक है, जहां आपकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगी रेडियस और सेंटर हो जाएगा 0,0। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सर्किल इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या है, कहे द मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉर्मल्स which can be drawn common to y square is equal to 4ax and x square is equal to 4by। अब मेरी बात थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि y स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by। ठीक है, इन पर नॉर्मल्स, अगर y इज इक्वल टू mx प्लस सी नॉर्मल है तो c की वैल्यू क्या होती है, तो इसके केस में c इक्वल होता है कि माइनस का 2am माइनस am क्यू। ठीक है, ये होती है आपके c की वैल्यू। और अगर मैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by की बात करता हूं और कहता हूं कि y इज इक्वल टू mx प्लस सी इसका एक नॉर्मल है, तो यहाँ पर c की वैल्यू होती है क्या, वो इंपॉर्टेंट है। c की वैल्यू होती है वो इंपॉर्टेंट है, और होती क्या है देखिए, आप लिखेंगे क्या, 2b प्लस बी अपॉन एम स्क्वायर। अब ये कह रहे हैं क्या, कह रहे हैं भाई नॉर्मल तो सारे के सारे आपके कॉमन हैं। ये स्टेटमेंट आप डायरेक्ट याद रखेंगे। कॉमन नॉर्मल की बात करते हैं तो मोस्टली आप 5 कॉमन नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है वो ये है कि भाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के ऊपर किसी बाहरी बिंदु से आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो, तो आप देख पा रहे होगे कि मेरी इक्वेशन में 80 की वैल्यू में कितना आ रहा है, m की पावर 3। तो मैक्स टू मैक्स आप 3 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, अगर कॉमन शब्द लिख के नहीं आता है और सिर्फ एक कर्व की बात हो रही है तो वहां पर आंसर आ जाएगा आपका कितना, 3 नॉर्मल्स आप ड्रॉ कर सकते हो। और अगर मेरे पास 2 पैराबोलाज हैं और कहेंगे भाई कॉमन नॉर्मल बताओ, तो कॉमन नॉर्मल 5 होंगे। कैसे, मैंने बोला y इज इक्वल टू mx प्लस सी मेरा एक कॉमन नॉर्मल है एट, ठीक है ना, लेट y इज इक्वल टू mx प्लस सी वी कॉमन नॉर्मल, ठीक है, बिटवीन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4b/। तो क्या होता है कि भाई C1 इक्वल होता है C2 के, इसके लिए C1 अलग, इसके लिए C2 अलग, दोनों को इक्वल कर दो, मतलब ए वाले C और ए वाले C आपके इक्वल हो जाएंगे। तो हो जाएगा माइनस का 2am माइनस का am क्यूब इज इक्वल टू 2b प्लस b अपॉन m स्क्वायर। और जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप एक चीज देखेंगे क्या कि भाई यहाँ मैक्सिमम 3 पावर है, 2 पावर गुणा में आ गई, तो m की मैक्सिमम पावर कितनी मिलेगी 5, मतलब 5 नॉर्मल आप ड्रॉ कर सकते हो, कॉमन ड्रॉ, ठीक है ना, कॉमन नॉर्मल मैक्स टू मैक्स 5 ड्रॉ कर सकते हो। आई थिंक आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। तो मुझे C1 और C2 जो इंटरसेप्ट है दोनों नॉर्मल के, उनको इक्वल कर लेना है और चेक करना है कि मेरी जो पावर बन रही है m की वो कितनी है। जो इक्वेशन बनेगा उसमें m की हाईएस्ट पावर कितनी है वही तो डिस्क्राइब करेगी कि यहाँ पे कितने नॉर्मल बन सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना कॉमन नॉर्मल 5 बनेंगे, और अगर वाई स्क्वायर 4x से पूछे तो मैक्सिमम 3 नॉर्मल ड्रॉ करे जा सकते हैं किसी बाहरी बिंदु से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 223 है, कह रहे हैं वन ऑफ द असम्प्टूड ऑफ द कर्व दिस इज। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिएगा। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो आपको पता होगी कि आप इसको लिखते कैसे हैं, मैं आपको बता दूं। डिग्री देखा जाता है कि हर एक टर्म की डिग्री क्या है। टर्म मतलब आपके प्लस से टर्म सेपरेट हो रहा है, हर टर्म की हम डिग्री चेक करते हैं। तो एक चीज देखो, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई माइनस एक्स, सॉरी माइनस का 4 लिख लेता हूं पहले, 4y क्यूब माइनस का x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसकी डिग्री 3, इसकी डिग्री 2 प्लस 1, 2 नहीं है, x की पावर 2 है, y की पावर 1 है, डिग्री पूरे टर्म की 3 हो गई। ठीक है, तो इसकी भी डिग्री 3, इसकी भी डिग्री 3, इसकी भी डिग्री 3। तो मैं इसको लिखूंगा क्या, जब हम असमतोल फाइंड आउट करते हैं तो एक चीज आप याद रखिएगा, हम पुट करते हैं क्या, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू m, ऐसा हम पुट करके चलते हैं जिससे हमको m मिल जाएगा। और असमतोल एक्चुअली होता क्या है वो भी आप समझ ही लो। असमतोल होता है एक स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c जो कि किसी कर्व को अनंत पे जाके टच करती है। ठीक है ना, तो अनंत स्पर्शी कहते हैं, जो एक ऐसी स्पर्शी जो अनंत पे जाके टच कर रही है, स्पर्श कर रही है। होती तो लाइन ही है ना, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c एक लाइन होती है। बस दिक्कत ये है कि भाई m और c आप निकाल के यहाँ पे पुट कर दो, असमतोल आपको मिल जाएगा। इसीलिए m और c निकालने के लिए हम ये चीजें पुट करते हैं। ठीक है, तो हम करते हैं क्या, यहाँ से हम लिखेंगे y सॉरी 5 3m, हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3, तो 5 3m, तो 3 3 तब वाले लिख लो, ये हो गया 1 प्लस 3m माइनस का 4m क्यूब। ठीक है, 5 2 देखते हैं, क्या 2 डिग्री वाला कोई है, ना जी कोई नहीं है। 5 1m देखते हैं कितना, एक वाला है, हाँ जी एक एक, हो गया क्या माइनस का 1 प्लस का m, और जीरो, जीरो का मतलब होता है कि भाई कांस्टेंट टर्म कोई है, हाँ जी है, मिल गया ना आपको, कांस्टेंट टर्म भी आपको मिल गया। तो ये चीज निकालना आपको आना चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो हम यहां से लिखते हैं फॉर वैल्यू ऑफ m, ठीक है, स्लोप के लिए, तो जो हाईएस्ट डिग्री जो निकाली थी उसको कर देते हैं 0, दैट इज 5 3m इज इक्वल टू 0। तो यहां से लिखेंगे क्या कि 1 प्लस 3m माइनस 4m क्यूब की वैल्यू हो गई 0, या फिर मैं लिख सकता हूं क्या कि 4m क्यूब माइनस का 3m माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप एक चीज देखोगे, इसको अगर सॉल्व करोगे तो आप पाओगे कि m की वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर दूं तो मेरा सेटिस्फाई हो जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि m इज इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या कि m माइनस 1, m माइनस 1 और m माइनस 1, यही तो तरीका रहता है ना सॉल्व करने का क्यूब इक्वेशन को। यहां से लिख सकता हूं मैं क्या कि 4m स्क्वायर माइनस का 4m स्क्वायर बन जाएगा, तो मैं लिखूंगा क्या प्लस का 4m जो कि कैंसिल आउट, ये हो गया माइनस का 4m, और यहां से लिखूंगा क्या मैं माइनस का 4m दैट इज प्लस का। ठीक है, m माइनस 1 अगर मैं कॉमन ले लूं तो मेरे फैक्टराइजेशन हो चुके हैं, 4m स्क्वायर प्लस का 4m और प्लस का 1 इज इक्वल टू m माइनस 1 आपको मिला क्या कि 2m, ठीक है ना, प्लस 1 का होल स्क्वायर, इंप्लाइज दैट m की वैल्यू जो मिलती है वो है क्या आपके पास m इज इक्वल टू 1 कॉमा m इज इक्वल टू माइनस का 1/2, और याद रखना स्क्वायर लगा हुआ है, मीनिंग ये हो गया कि एक फैक्टर आपका 2 बार लिखा हुआ है, तो m की वैल्यू भले ही सेम मिली पर मिली तो 2 बार ना। मैं कहता हूं
कि मेरा m इज इक्वल टू माइनस का 1/2 जो है वो मेरा रिपीटेड रूट है। ठीक है, वो मेरा रिपीटेड रूट है, और रिपीटेड रूट के केस में c की वैल्यू निकालना थोड़ा सा अलग हो जाती है, इसलिए आप याद रखिएगा कि आपको रूट तो सारे ही लिखने हैं, बेशक वो आपके रिपीटेड ही क्यों ना हो, या फिर यूनिक हो या फिर रिपीटेड हो, लिखना तो सारे हैं। m इज इक्वल टू 1 आपका यूनिक है, कोई रिपीटेशन नहीं है, लेकिन m इज इक्वल टू माइनस का 1/2 रिपीटेड रूट है, यूनिक नहीं है। ठीक है, अब यहां से लिखते हैं हम क्या, फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ c। ठीक है, फॉर द वैल्यू ऑफ c। ठीक है, क्या लिखेंगे, यूनिक रूट के लिए बात करता हूं, और लेता हूं फॉर यूनिक वैल्यू या यूनिक रूट। ठीक है, रिपीटेड के लिए अलग क्वेश्चन है, वो आपको देखते हैं, जरूरत पड़ती है तो लिखाऊंगा, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम करा दूंगा। तो आप देखना, आपको लिखना है क्या, 5 3, जो आपका हाईएस्ट है उसके साथ c लगा दो, रिपीटेड आपका है नहीं, यूनिक है, यहाँ पे एक डैश लगाइए और लिखिए क्या, प्लस इससे एक छोटी पावर वाला, डेट इज 5 2m इज इक्वल टू 0। तो आपको यहां से c मिल जाता है, क्या मिलता है आपको, 5 2m डिवाइडेड बाय 5 3 m। तो एक चीज देखो, 5 2m ऑलरेडी आपका 0 था, तो भाई नीचे जो भी मिले आ तो आपका 0 ही जाना है। तो मेरा इक्वेशन ऑफ असमटूट इक्वल हो जाएगा किस चीज के, तो इक्वेशन ऑफ असमटूट मेरा इक्वल हो जाएगा, ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में आप उठा के पुट कर दो, तो आप पाएंगे क्या, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 0, या फिर लिखूं मैं कि y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, डेट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक्चुअली क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, थोड़ा सा डीप एक्सप्लेन करना भी था कि प्रोसेस क्या रहता है किसी भी जनरल इक्वेशन में असमटूट फाइंड आउट करना, कि आप m की वैल्यू कैसे निकालते हैं और आप c की वैल्यू कैसे निकालते हैं, और c की वैल्यू भी डिपेंड करती है कि आपके रूट यूनिक है या फिर आपके रूट रिपीटेड है। अगर मान लीजिए आपके रूट इस प्रकार से आते कि -1/2 माइनस का 1/3, मतलब आपके इस बार कोई भी रूट रिपीटेड नहीं है, यूनिक है, तो मेरा एक ही फार्मूला हर जगह काम कर जाता, m की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट कीजिए इस फार्मूला में और आप आंसर लेते जाइए। ठीक है ना, आपको बस इतना सा करना होता, लेकिन यहाँ पर आपके रूट्स रिपीटेड हैं, तो रिपीटेड के केस में आपकी वैल्यू चेंज हो जाती है, तब ये फार्मूला आपका काम नहीं करेगा। ये वाला फार्मूला सिर्फ और सिर्फ आपकी यूनिक वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए होता है। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई हो और क्वेश्चन भी आपको समझ में आया हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 224। ठीक है, उससे पहले साउंड चेक करते हैं आ भी रहा है या नहीं। ओके है, तो कह रहे हैं x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू c को स्पर्श करने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक वृत्त निकाल के दिखा देता हूं, यह आपका वृत्त है, और दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस में आपको बना के दिखा देता हूं, जिससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। ठीक है, मैं आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ साथ जो मेरे को गिवन है सारा चीज लिख के दिखा देता हूं। ठीक है, अब मैं आपके सामने डायग्राम एक्सप्लेन करता हूं। इन्होंने कहा सर्किल भाई मेरे दोनों एक्सिस को स्पर्श कर रहा है, करा दिया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। और कह रहे हैं क्या कि x इज इक्वल टू c को भी स्पर्श कर रहा है, लीजिए करा दिया। ठीक है, अब ये क्या है मेरा, ये तो मेरा y एक्सिस रहा, ये मेरा x एक्सिस रहा, और ये है मेरा क्या, ये है मेरा x इज इक्वल टू c। कहने का मतलब क्या हुआ भाई, देखो ये डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगी, ये डिस्टेंस इक्वल हो जाएगी आपके c के। क्यों, क्यों आपका देखो इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू c, मतलब ये हो गया आपका c, 0। ठीक है, तो पूरी c है, तो आप एक बात बताएं, आधी कितनी हो जाएगी, c/2। ठीक है, और ये अगर c/2 है तो भाई ये भी तो मेरी रेडियस होगी, तो इसको c/2 होने में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, तो ये भी हो जाएगा मेरा c/2। तो सेंटर क्या हो गया, c/2, c/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मैं लिखता हूं आपके सामने, मेरा सेंटर हुआ क्या, c/2, c/2। रेडियस क्या हुआ भाई, रेडियस भी वही है, c/2। ठीक है, सब कुछ सही हो गया ना जी। एक चीज और समझो, क्या, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करके दिखाना चाहता हूं। ठीक है, इसको मैंने और एक्सपेंड कर दिया नीचे तक, इसको भी मैंने और एक्सपेंड कर दिया नीचे तक। ठीक है, और एक काम आप और करो, क्या करो कि भाई जो सर्किल मैंने ड्रॉ किया था, कोई जरूरी है क्या वो सर्किल सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में टच करेगा,
कि मेरे एक्स सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ही सीमित है, वो आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं जा सकते, या एक्स इज इक्वल टू सी आपका सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा सकता है, फोर्थ में नहीं जा सकता। हालांकि मैंने आपको सामने ड्रॉ करके दिखाया है कि फर्स्ट के साथ साथ वो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी जा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि भाई अगर मैं इसको इस टाइप से ड्रॉ करूं तो भी मैं गलत नहीं हूं, ठीक है, तो भी मैं गलत नहीं हूं। तो और एक चीज आप देखो वो क्या है, ठीक है, अगर मैं इसको कॉपी करके इधर को कर देता हूं, ठीक है, तो आप एक चीज नोट करें, ये मेरी रेडियस क्या थी, रेडियस थी c/2, ये भी तो रेडियस है c/2, तो मेरा इस केस में सेंटर हो जाएगा क्या, हो जाएगा c/2 कॉमा माइनस का c/2। तो मेरे फाइनली सेंटर क्या मिला, ठीक है, फाइनली सेंटर क्या मिला वो देखो, सेंटर है मेरा c/2 कॉमा प्लस माइनस का c/2, ठीक है। तो आप ऑप्शन चेक करो कौन सा ऑप्शन आपको प्लस माइनस c/2 ऑप्शन में या फिर मैं कहूं सेंटर के रूप में दे रहा है, ठीक है। तो आप चेक करोगे चारों को, मैं रिकमेंड करूंगा ऐसा बिल्कुल ना करो, आप इसमें -2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आप पाएंगे क्या, जैसे ही मैं इसमें माइनस, ठीक है, तो सेंटर से आपको इक्वेशन फाइंड आउट करना आना चाहिए, ना कि आप इक्वेशन से सेंटर फाइंड आउट करें। चार ऑप्शंस को अलग अलग सॉल्व करने से अच्छा है एक सेंटर को सॉल्व कर लो। तो आप इसमें -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे क्या, आप पाएंगे माइनस का सी कॉमा माइनस प्लस सी, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ, माइनस का सी एक्स माइनस प्लस सी वाई, जिसमें ये आ रहा होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, देखिए, ठीक है, माइनस का सी एक्स प्लस माइनस सी वाई, ठीक है, यहाँ पर ये इसमें प्लस माइनस आ रहा है, नहीं होगा, ये माइनस का आ रहा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं हुआ, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सेंटर को चेक करो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे हैं यदि पी क्यू, अब मैंने आपको ये स्टेटमेंट कई बार लिखाया हुआ है और आपको एक्सप्लेन भी किया है, साथ साथ पैराबोला में मैंने ये चीज आपको लिखाई हुई थी। कह रहे हैं यदि पी क्यू पैराबोला बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x की एक नाभिकीय जीवा है, ठीक है, ये कोई पैराबोला है और ये आपका कोई एक नाभिकीय जीवा है, इसको इन्होंने बोला कि पी, ठीक है, क्यू, ये है एस, ठीक। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी नाभिकीय जीवा के खंडों का हरात्मक माध्य जो है अर्धनाभिलंब के इक्वल होता है, दैट इज ये वही तो है हरात्मक माध्य किसका, नाभिकीय खंडों का, पी एस और क्यू एस नाभिकीय खंड ही तो है मेरे, उनका इन्होंने हरात्मक माध्य लिया हुआ है, ठीक है। तो उसका हरात्मक माध्य किसके इक्वल होता है, अर्ध नाभिलंब के, दैट इज 1/2 ऑफ 4a, दैट इज 2a के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो क्या इसकी ये एकमात्र फॉर्म है, ना जी, मैंने आपको दो फॉर्म लिखाई हुई है, वो क्या है कि 1/PS प्लस 1/QS इक्वल होता है किस चीज के, 2/L के। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है और ट्रेंडिंग है, एग्जाम का फेवरेट है भैया। एल इज इक्वल टू क्या होता है, एल इक्वल होता है आपका हाफ लेटस रेक्टम, ठीक है, हाफ लेटस रेक्टम रहा करता है, ठीक है। और इसी को अब मैं फॉर्म चेंज करूं, एलसीएम लूं तो पाएंगे क्या कि पी एस प्लस क्यू एस इज डिवाइडेड बाय, इस 2 को भी इधर ले आता हूं तो पाऊंगा क्या, 2PS इंटू क्यू एस इक्वल हो जाएगा किस चीज के, 1/L के। थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लूं तो पाऊंगा क्या कि 2PS इंटू क्यू एस डिवाइडेड बाय पी एस प्लस क्यू एस मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा आपका एल के, ठीक है। तो वही तो यहाँ लिखा हुआ है। और अगर मैं आपसे कहूं कि अगर ये आपको थ्योरी में लिख के दे दें कि किसी नाभिकीय जीवा के खंडों का हरात्मक माध्य, ये हरात्मक माध्य है पीएस और क्यूएस का, ठीक है ना, आप जानते तो होंगे ही कि ए और बी अगर मेरे दो नंबर हैं और एचपी में है तो इनका हरात्मक माध्य हार्मोनिक मीन मेरा इक्वल होता है किस चीज के, 2ab/a+b, ठीक है। इसको इन्होंने ए बोल दिया, इसको इन्होंने बी बोल दिया, तो ये हो गया आपका 2PS इंटू QS/PS प्लस QS इज इक्वल टू एल, दैट इज हाफ लेटस रेक्टम अर्धनाभिलंब, ठीक है। तो कभी कभी आपसे एक चीज और पूछी जाती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की जगह पे मैं 4a की जगह एल की जगह 2a पुट कर दूं तो पाऊंगा क्या, यही इक्वल हो जाएगा कि 2/2a, दैट इज 1/a इज द राइट आंसर। तो एक एक्सटेंशन एमसीक्यू के फॉर्म में आपको यह भी मिलेगा कि इसकी वैल्यू 1/a के इक्वल होगी, ठीक है।
इस समय तो फिलहाल आपका ऑप्शन बी सही है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन एक्सप्लेन किए हैं जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्या है, दीर्घवृत्त के संयुग्मी अर्धव्यासों की प्रवणताओं का गुणनफल। अरे ये पूछ रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ कंजुगेट डायमीटर ऑफ द इलिप्स। तो याद रखना, कंजुगेट इलिप्स अगर मैं कहता हूं कि मेरा y इज इक्वल टू m1x, y इज इक्वल टू m1x मेरा एक क्या है, एक डायमीटर है, तो दूसरा डायमीटर y इज इक्वल टू m2x है। तो याद रखना, इनकी प्रवणताओं का स्लोप की जो मल्टीप्लाई है, गुणनफल है, वो इक्वल होता है किस चीज के, माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसको एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट आप याद करेंगे, दैट इज आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज द राइट आंसर। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आपका और पूछा जाता है कि किसी इलिप्स के जो नाभिकीय मैं कहूं कि संयुग्मी अर्धव्यास है, ठीक है। मुझे थोड़ा हिंदी में थोड़ी दिक्कत है इनको बोलने में, हालांकि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इनके नाम याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कॉन्जुगेट डायमीटर जो है वहां पे लिखा होगा सेमी कॉन्जुगेट डायमीटर, ठीक है। तो पूछेंगे कि उनकी जो मल्टीप्लाई है वो किसके इक्वल आती है, तो वहां पे मैं ये क्वेश्चन आपको अलग से सॉल्व करके दिखाऊंगा। वहां पे आपकी वैल्यू माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर करके यूज नहीं की जाएगी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 228 कह रहे हैं, इफ द coordinate of 2 points A and B are respectively C, 0 and minus C, 0, then the locus of a point P which move such that PA square plus PB square is equal to AB square, ठीक है। चलिए एक बार देखते हैं क्या है। मैं आपके सामने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेता हूं। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाने के साथ साथ इनको ड्रॉ करके देखते हैं कि भाई आपके C, 0 और माइनस C, 0 होंगे कहाँ। तो ये C, 0 है, ठीक है। सेम डिस्टेंस में आपका माइनस का C, 0 होगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो एक चीज आप और देखो, आप ये देखो कि कोई एक बिंदु ए है, मैंने यहाँ पे कोई एक बिंदु ए ले लिया, इसको क्या है, एक्चुअली सॉरी, ये आपका बी है, ये आपका ए है, मैंने यहाँ पे कोई बिंदु पी ले लिया, ठीक है। तो ये कह रहे हैं क्या कि पी ए स्क्वायर, पी ए स्क्वायर, ठीक है। मैं आपके सामने इसको मीट करा देता हूं, पी को ए से मीट करा दो, पी ए बन गया, पी को बी से मीट करा दो, पी बी बन गया, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा ये बोल रहे हैं, ऐसा हमको गिवन है। और गिवन है तो भाई थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये मेरा ट्राइंगल फॉर्म कर गया, और ट्राइंगल भी कैसा फॉर्म कर गया, राइट एंगल ट्राइंगल। ये कुछ और नहीं, मेरी पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम है। अब एक बात बताओ, पाइथागोरस थ्योरम किस में लगती है, आपकी पैराबोला में हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती। आपके इलिप्स में हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती, ठीक है। कैसे, क्योंकि वहां कंडीशन रहती है इलिप्स में। फोकल प्रॉपर्टी आपको मैंने लिखाई हुई है, वो क्या होती है कि पी एस प्लस, ठीक है, पी एस प्लस पी एस इज इक्वल टू 2a मेजर एक्सिस या कांस्टेंट। हाइपरबोला के लिखाया हुआ है कि पी एस माइनस पी एस इक्वल होता है किस चीज के, 2a, मतलब मेजर एक्सिस। या फिर मैं कहूँ वहां पर आपका मेजर और माइनर एक्सिस ना होके आप क्या रहते हैं, ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट। तो ट्रांसवर्स एक्सिस के इक्वल होता है लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है। तो आपके हाइपरबोला और इलिप्स तो हो नहीं सकते, पैराबोला हो नहीं सकता। आपका हो गया ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी सर्कल इज द राइट आंसर। वो क्यों, आप एक बात जानते हैं, आप एक बात जानते हैं, वो क्या कि भाई अर्धवृत्त में बना कोण मेरा समकोण होता है, और समकोण ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। समकोण ऑलरेडी बना हुआ है, तो अगर मैं इसको ब्यास के जैसे ट्रीट करते हुए ले जाऊं, ठीक है, मैं इसको ब्यास के जैसे ट्रीट कर दूं, तो आप देखेंगे क्या, ये मेरा अर्धवृत्त में बन गया, ठीक है। और आप थ्योरम तो जानते ही हैं, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, समकोण ऑलरेडी गिवन है, क्यों, पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, जो कि पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम आपके एक समकोण त्रिभुज में अप्लाई होती है, तो आपका कहीं ना कहीं एंगल पी तो 90 था, और ये सिर्फ और सिर्फ एकमात्र आपके सर्किल में संभव है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 230 की। कह रहे हैं सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f वाई प्लस, यहाँ पर देखिए सी नहीं है, इज इक्वल टू 0, एन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g डैश प्लस 2f डैश वाई इज इक्वल टू 0, यहाँ पर भी
सी नहीं है, तो मेरी एक बात याद रखना, शॉर्ट ट्रिक ये है कि जब भी आपका सी ना हो, ठीक है, जब भी आपका सी ना दिया हुआ हो या फिर सी की वैल्यू 0 हो जाए इन जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ कि इस प्रकार से हो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इज इक्वल टू 0, सी वाले टर्म दिए हुए ना हो। तो याद रखना, जितने भी अगर दो सर्किल दिए हुए हैं तो f1 f2 करके अगर दिए हुए हैं तो आप याद रखेंगे कि f1 अपॉन g1 इक्वल होता है f2 अपॉन g2 के, ठीक है। यहाँ पर 1 और 2 करके ना दिए हुए हैं, यहाँ पर दिए हुए हैं सादा और डैश करके। तो इस केस में मेरा आंसर हो जाएगा क्या, इस केस में मेरा आंसर हो जाएगा कि f अपॉन जी इक्वल होगा किसी इसके f डैश अपॉन जी डैश, या फिर मैं कहूं कि f इंटू जी डैश इक्वल हो जाएगा f डैश इंटू जी के। दैट इज, चेक कीजिए ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, विदाउट पेन पेपर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, विद इन सेकंड आंसर आ सकता है आपका। तो अगर सॉल्व करना शुरू करते हैं तो मैंने आपको ये अपने जो सर्किल वाला लेक्चर था वहां पर सॉल्व करके दिखाया हुआ है कि चीजें एक्चुअली आती कहां से हैं। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। If any tangent to the ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equals to 1 intercept equal length L on the axis, then L is equals to, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको एक छोटा सा पॉइंट समझना पड़ेगा, इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है। इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। सबसे पहले मैं आपसे कहता हूं, आप जानते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन होता है क्या कि x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 0। अब इन्होंने कहा कि भाई इंटरसेप्ट मेरे इक्वल हैं, तो मैं कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूं कि x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए इज इक्वल टू 1, या इसको और अच्छे से लिखूं तो लिख सकता हूं क्या x प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए। तो अगर मैं यहां से स्लोप निकालूं तो स्लोप मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के, और थीटा निकालूं तो थीटा इक्वल हो जाएगा किसके, 135 डिग्री के, ठीक है ना। तो आपको याद जो रखना है वो बात यह है कि भाई जब भी आपको दिया हुआ हो इंटरसेप्ट ऑफ इक्वल लेंथ, मीनिंग होता है क्या कि आपका स्लोप होता है -1 और थीटा होता है 135 डिग्री, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये एंगल होगा आपका 135 डिग्री। और साथ ही साथ आप याद रखेंगे क्या कि इंटरसेप्ट ऑफ इक्वल लेंथ सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि आप इसको देखेंगे कि अगर मैं इसको यहां से कॉपी करके डायरेक्ट करके ले जाऊं थर्ड क्वाड्रेंट में, तब भी मेरे इंटरसेप्ट जो है इक्वल लेंथ के होंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपका ये बनता है, एक एक्सटेंशन फॉर्म है वो मैं आपको बाद में कराऊंगा, पहले अपना क्वेश्चन करा देता हूं। अब मैं कहता हूं कि लेट y इज इक्वल टू mx प्लस सी विद अ टेंजेंट, ठीक है। m तो आपको मिल ही गया, भाई c और निकाल लो। तो आप जानते हैं सी स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, ठीक है। m आपने जस्ट निकाला -1, -1 का स्क्वायर प्लस का 1, प्लस का 1 इंटू समथिंग समथिंग, ये हो जाएगा दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इन्होंने बोला अगर मैं यहां से c की वैल्यू निकालूं, c इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इन्होंने बोला है कि इंटरसेप्ट भैया c ना होके l है, तो l की वैल्यू हो जाएगी क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। भाई तो इन्होंने पूछा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब मैं एक चीज आपको इसमें और एक्स्ट्रा बता देना चाहता हूं, वो ये है कि आपसे बोला गया था कि इक्वल इंटरसेप्ट हो, ठीक है, इक्वल लेंथ के इंटरसेप्ट हो। अगर आपसे ये बोल दिया जाए कि आपके इंटरसेप्ट इक्वल तो हो लेकिन अपोजिट इन साइन हो, ठीक है। यहां पे क्या था, इक्वल प्लस सेम साइन, इक्वल प्लस सेम साइन कैसे, आप देखो इसके कोऑर्डिनेट क्या है a, 0, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0, a। तो ए मेरे प्लस के हैं, यहाँ पे देखोगे तो क्या हो जाएगा 0, माइनस का a, और ये हो जाएगा माइनस का a, 0। तो माइनस ए, ठीक है। साइन भी सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम, ओके। अब आपसे पूछा जाएगा कि भाई मैग्नीट्यूड बेशक आपका सेम हो जाए बट साइन जो है वो अपोजिट हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अब आप एक काम करो, इसको इससे मीट करा दो,
तो आपने देखा इसका जो स्लोप हो रहा है वो कितना हो रहा है, वो हो रहा है आपका यहाँ से 45 डिग्री। वो कैसे मैं आपको अभी समझाऊंगा, थोड़ा सा धैर्य रखें, ठीक है। और अगर मैं इसको ड्रैग आउट कर लूं तो आप एक चीज देखें, ठीक है, कि मेरा इसमें भी तो यही सेम चीज है, यहां पर भी मेरे अपोजिट हो गए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर सेम साइन के बोले, इक्वल इंटरसेप्ट बोले तो आपका फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट होगा। अगर आपसे इक्वल इंटरसेप्ट बट अपोजिट इन साइन बोले तो आपका हो जाएगा सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। और अगर मैं कहता हूं कि इक्वल तो है लेकिन अपोजिट इन साइन है, तो ये इक्वेशन हो जाएगा डेट इज x माइनस वाई इज इक्वल टू ए। स्लोप मिलेगी क्या, यहां से स्लोप मिल गया 1। तो आप याद रखेंगे क्या, जब आपके इंटरसेप्ट हो क्या, इक्वल एंड अपोजिट इन साइन, ठीक है, इंटरसेप्ट आर इन। और अगर यहां पर बोला जाएगा इंटरसेप्ट आर इन इक्वल एंड सेम साइन, ठीक है, तो आप बोलेंगे क्या, एम की वैल्यू -1, थीटा की वैल्यू 135 डिग्री हो जाएगी। और जनरली हम अगर सिर्फ इक्वल लिखा हुआ है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट प्रीफर करते हुए चलते हैं, दैट इज इक्वल एंड सेम साइन के इंटरसेप्ट। आई थिंक आपको ये बात याद हो चुकी होगी, ठीक है ना। दोनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अलग अलग जगह ये चीजें आपसे पूछी गई है, इसको आप याद रखिएगा। और 12th में आपने इसका भर भर के यूज किया हुआ है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बोल रहे हैं इन जनरल द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एन डिग्री कर्व। ऑब्वियस सी बात है, एन डिग्री कर्व है तो उसके एन एसिम्पटोट रहे होंगे, और वो एन एसिम्पटोट उस कर्व को एन इंटू एन माइनस वन, एन इंटू एन माइनस टू पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये आपको एज अ स्टेटमेंट याद करना है। चलिए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 233 से करें, इफ वन एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस 6y प्लस 11 इज इक्वल टू 0 इज 3,4, देन इट्स अदर एंड इज। कहने का मतलब क्या हुआ, आइए देखते हैं। मेरे पास एक सर्किल है इस प्रकार से, ठीक है, एक सर्किल है मेरे पास इस प्रकार से, और बोल रहे हैं क्या, इसका एक डायमीटर का एक सिरा हमें पता है या उसके कोऑर्डिनेट हमको पता है। तो भाई दूसरे के आप पता करके बताओ क्या होंगे, ठीक है, ये हमसे पूछ रहे हैं। मतलब ये हो गया कि इसके 3,4 हैं, तो हमसे क्या पूछ रहे हैं, इसके इस वाले एंड के सिरे के निर्देशांक कोऑर्डिनेट बताओ। तो आपको इस केस में कुछ नहीं करना है, विदाउट पेन पेपर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। पहले जो इक्वेशन है उसको देखो, उसके बाद क्या करना है मैं आपको बताता हूं। जो पॉइंट गिवन है उसको एक्स और वाई के नीचे लिख दो, 3 और 4, ठीक है। याद रखना जोड़ देना है, लेकिन साइन के साथ में, माइनस का 4 लेना है, ये माइनस का 6, जो भी साइन उस समय एडजस्ट कर रहा हो वो ले लेना है। जरूरी नहीं माइनस हो सकता है प्लस भी हो, तो जैसा रहा होगा वैसा आप उसको यूज कर लेना, बट प्लस करना है। तो क्या पाएंगे, क्या -1 -2। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करना है, आप इसमें करें मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय -1। तो आप पाएंगे क्या, आप पाएंगे 1,2। चेक करो ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ये एंड निकालने का तरीका है, बहुत सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली एक क्वेश्चन आजकल ट्रेंडिंग है, टीजीटी पीजीटी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि एक सिरा दे दिया तो दूसरा सिरा बताओ, या फिर चतुर्भुज के केस में बोल देंगे तो एक रेक्टेंगल है आपके पास, एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके 3 सिरे, एक डायगोनल के सिरे और एक तीसरा वर्टेक्स आपको गिवन हो, तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ वर्टेक्स निकालो, जो कि मैंने आपको बहुत बार प्रैक्टिस कराया हुआ है। एक्चुअली दो क्वेश्चन थोड़े से ट्रेंडिंग है, बार बार पूछे जा रहे हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द फोकस ऑफ द पैराबोला। एक्चुअली इस पर कोई बेस्ड क्वेश्चन में बहुत सारे करा चुका हूं, ये आपके लिए होमवर्क में है। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर देंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करूंगा और वेट करूंगा आपके आंसर का कमेंट बॉक्स में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 235 से कहते हैं लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट ऑफ द इलिप्स इज नोन एज डायरेक्टर सर्कल, मियामी वृत्त, ठीक है।
तो इस स्टेटमेंट को आप डायरेक्ट याद करेंगे। द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट इज नोन एज डायरेक्टर सर्किल। अब वो चाहे आपका इलिप्स के ऊपर हो चाहे आपके हाइपरबोला के ऊपर हो, आपका आंसर एक रहेगा, डायरेक्टर सर्किल। बशर्ते डायरेक्टर सर्किल के जो इक्वेशंस होंगे इलिप्स के लिए अलग है, हाइपरबोला के लिए अलग है। और वहीं आपसे एक चीज और पूछ ली जाए, वो ये कि द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट, ठीक है, टू द, मैं यहां लिखता हूं पैराबोला, ठीक है, और लिखता हूं क्या, टू द इलिप्स। देखो ये तीनों के केस में पूछा गया है, तो मैं आपको तीनों का एक साथ लिखा देना चाहता हूं, टू द हाइपरबोला। तो इन तीनों केसेस में इसकी वैल्यू अलग अलग होती है, ठीक है। याद रखना कि इन दोनों केसेस में जो है टू द इलिप्स और टू द हाइपरबोला आपका सेम आंसर रहता है। आंसर ये होगा, इज नोन एज डायरेक्टर सर्किल, ठीक है। और वहीं पैराबोलिक के लिए इसका आंसर हो जाता है, इज नोन एज स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन भी कौन सी होती है, वो होती है आपकी डायरेक्ट्रिक्स। तो आपकी डायरेक्टर सर्किल ना होकर डायरेक्ट्रिक्स होती है, ठीक है। तो आपसे ये स्टेटमेंट डायरेक्ट पूछे गए हैं, याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। आप इसको याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछे गए हैं। और एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूं, वो क्या है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्किल, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्किल, ठीक है। इलिप्स के केस में अलग होती है और हाइपरबोला के केस में अलग होती है। क्या क्या होती है समझाता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस केस में होती है एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और याद रखिएगा, ए को बी से बड़ा होना कंपलसरी है। हाइपरबोला के केस में अगर आपका ए छोटा हो गया बी से, तो भाई इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्किल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे हमसे पूछा था कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्किल बताइए, तो याद रखना इस केस में इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्किल हो जाएगा क्या, कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ए और बी की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर आपका 9 है, बी स्क्वायर आपका 16 है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा किसके इक्वल, 25। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो अगर आपको स्टेटमेंट पता है, मैं कहूंगा स्टेटमेंट रट लो। द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट इज नोन एज डायरेक्टर सर्किल और डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स फॉर पैराबोला एंड डायरेक्टर सर्किल फॉर इलिप्स एंड हाइपरबोला, ठीक है। इक्वेशंस मैंने आपको लिखा दी है। आई थिंक आपको मेरा कॉन्सेप्ट इस पीवाईक्यू के माध्यम से आपका क्लियर हो गया होगा। और याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे हैं 236 है, द लाइन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू जीरो इज द टेंजेंट लाइन टू द हाइपरबोला दिस। तो याद रखना, अगर मेरा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू जीरो, मेरा टेंजेंट होता है किस चीज पर, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूं क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के ऊपर। तो मेरी कंडीशन होती है क्या, तो अगर आपका एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू जीरो टेंजेंट होता है एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट इज इलिप्स के ऊपर, तो आपकी कंडीशन रहती है क्या, कि ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल होता है किस चीज के, एन स्क्वायर के। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। लेकिन मेरा सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है, मैं आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करना चाहता हूं। वो क्या है कि अगर यही चीज आपका हाइपरबोला दे दी जाए, तब क्या होगा कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अगर दे दिया जाए, ठीक है। तो इस केस में मेरा कंडीशन रहती है वो कुछ इस प्रकार से है कि ए स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर,
ठीक है, अभी भी मेरी चीजें पूरी नहीं हुई हैं। हो सकता है आपको ये पैराबोला के, हो सकता है आपको भाई इलिप्स और हाइपरबोला के स्थान पर सर्कल दे दिया जाए। फिर क्या करोगे, तो यहां से आप याद रखेंगे कि ए स्क्वायर टाइम्स एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर मेरा इक्वल हो जाएगा किस चीज के, एन स्क्वायर के। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। तो आगे ये सॉल्व कराने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आप इनको डायरेक्ट याद कर लीजिए एज अ स्टेटमेंट, एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट। ठीक है, आई थिंक आपको ये सारी चीजें याद हो चुकी होंगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 237 कह रहे हैं इफ y इज इक्वल टू 4x माइनस 5 इज टेंजेंट टू द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू px क्यूब प्लस q एट एनी पॉइंट 2,3 देन। अब एक बात बताओ भाई, 2,3 किसके ऊपर है, कर्व के ऊपर है तो सेटिस्फाई करा दो। तो आप पाएंगे क्या, ये 3 3 जा 9 इज इक्वल टू हो गया 2 2 जा 4 2 जा 8p प्लस q। ठीक है, अब आप चेक करके देखो कि कौन कौन से p और q की वैल्यूज इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। ठीक है, एक बात तो ये है। ठीक है, अगर आप ये नहीं करना चाहते तो एक काम कर दो, ये टेंजेंट है आपको पता है, तो स्लोप किसके इक्वल है, आप देखेंगे स्लोप आपके 4 के इक्वल है। मतलब कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू आपको 4 दी हुई है। आप कैसे भी करके dy बाई डी एक्स फाइंड आउट कर लो एट द पॉइंट 2,3। ठीक है, 2,3। तो आप पाएंगे क्या कि 2 बाय डी वाई बाई डी एक्स मेरा इक्वल हो जाएगा किस चीज के, 3p x स्क्वायर। ठीक है, और यहां से मेरा डी वाई बाई डी एक्स एट एनी पॉइंट 2,3 क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा किस चीज के, 3p दैट इज 2 2 जा 4 अपॉन 2 इंटू वाई की वैल्यू 3। इससे ये गया, इससे ये गया, ये किसके इक्वल है, एक्चुअली 4 के इक्वल चल रहा था सारा कुछ। तो 2p की वैल्यू इक्वल हो गई किस चीज के, 2p मेरा इक्वल हो गया 4 के इक्वल, p की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, तो आपका ये चला गया, ये चला गया, और आप इसमें चाहो तो सेटिस्फाई करके देख लो। p तो आपको 2 मिल गया, q और फाइंड आउट करना है। यहाँ पे मैंने इसको 2,3 को सेटिस्फाई कराया। ठीक है, ये एक्चुअली डिटेल सोल्यूशन था। तो p अगर यहाँ पुट कर दूं तो 9 इज इक्वल टू 8 टू 16 प्लस q इंप्लाइज दैट q की वैल्यू हो गई माइनस का 7। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो अगर मैं सिर्फ यहां पर ही पहला ऑप्शन सेटिस्फाई करने की कोशिश करता तो देखिए क्या मिलता कि 9 इज इक्वल टू 8 टू 16 माइनस 7 दैट इज 9 इज इक्वल टू 9। पहला ही मेरा ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाता और आंसर मेरा आ जाता। लेकिन डिटेल सोल्यूशन कभी कभार जरूरी हो जाता है जब मेरे मल्टीपल ऑप्शंस वेरीफाई हो जाते हैं। अगर मेरे एक से ज्यादा ऑप्शन सेटिस्फाई कर देते इस इक्वेशन को तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाता, तब मुझे वापस से प्रॉपर इस वाले क्वेश्चन के ऊपर या एक्सप्लेनेशन के ऊपर आना पड़ जाता। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कह रहे हैं इफ द नॉर्मल टू द कर्व ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब एट अ पॉइंट ऑन इट मेक इक्वल इंटरसेप्ट विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस देन द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज। ठीक है, अब फिर से वही पॉइंट आ गया, मेक इक्वल इंटरसेप्ट। इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब क्या हो गया, और वो भी इंटरसेप्ट देखो किस चीज का है, एक कोई स्ट्रेट लाइन का नहीं, कोई टेंजेंट का नहीं, भाई मेरा नॉर्मल है। नॉर्मल इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है तो नॉर्मल का एंगल होगा। ठीक है, एंगल क्या होगा, नॉर्मल का एंगल होगा भाई, नॉर्मल का कोण होगा एक्स एक्सिस के साथ, कितना, थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री। इसका मतलब नॉन स्लोप ऑफ द नॉर्मल, इसका मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल किसके इक्वल हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल हो जाएगा m इज इक्वल टू 10 130 डिग्री 135 डिग्री। ठीक है, दैट इज m की वैल्यू हो गई -1। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज -1। तो आप फिक्स स्लोप ऑफ द नॉर्मल यहां से फाइंड आउट करो तो आप देखेंगे क्या कि 2a बाय dy बाय dx, मैंने x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करा, मुझे मिला 3x स्क्वायर। और एक चीज देखो, अगर मैं यहां से dy बाय dx की वैल्यू निकाल लूं तो मिलेगी क्या, 3x स्क्वायर अपॉन 2a बाय, मिला ना जहां जी, बिल्कुल मिला आपको। और एक चीज मेरी और देखिए,
वो क्या है, ये तो एक्चुअली टेंजेंट का स्लोप आया, पर स्लोप मुझे किसका चाहिए था, स्लोप चाहिए था मुझे नॉर्मल का। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालूंगा, मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, स्लोप ऑफ द नॉर्मल मेरा इक्वल हो जाएगा किस चीज के, कि माइनस का 1/dy/dx। डेट इज, इसको भी मैं m से रिप्रेजेंट करूं तो पाऊंगा क्या, माइनस का 2ay/3x², और इसकी वैल्यू -1 ऑलरेडी गिवन है, दैट इज -1 इज इक्वल टू माइनस का 2ay/3x²। माइनस से माइनस कैंसिल आउट। एक चीज देखो, एट द एंड हमको मिलता है क्या, कि 3x² इज इक्वल टू 2ay। ठीक है, और एक काम मेरा और कर लो, वो क्या है, अगर मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दूं, ठीक है, तो मैं पाऊंगा क्या, 3×3 = 9, x⁴ इज इक्वल टू 4a² y², और अगर मैं यहाँ से y² निकालूं तो y² इक्वल होगा किस चीज के, x³ इसको सब्स्टिट्यूट कर दो कि 9x⁴ इज इक्वल टू 4a² इंटू y² की जगह रखूंगा क्या, x³ इज डिवाइडेड बाय a। ठीक है, तो एक चीज देखो, a से a गया, x³ से इसकी 3 पावर चली गई, बचा मेरे पास x इज इक्वल टू 4a/9। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 239 है, क्या है द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट थीटा ऑन द हाइपरबोला। आप जानते हैं कि हाइपरबोला के थीटा कोई पॉइंट होता है, वहां पे जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है कि ए एक्स, ठीक है, ए एक्स कॉस थीटा प्लस बी वाई कॉट थीटा इज इक्वल टू a² प्लस b²। तो भाई ए भी हटाओ, ए भी हटाओ, इन दोनों में से देख लेते हैं, ये माइनस बीच में आ रहा है, ये भी हटाओ, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो अगर आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑन हाइपरबोला पता है तो यकीन मानिए सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये आपका आरएचएस में बने हो नहीं सकता, आरएचएस में a² - b² है, ये भी नहीं हो सकता, ये आपके इलिप्स के लिए होता है। ठीक है, कंडीशन अलग हो सकती हैं। ठीक है, इलिप्स के केस के लिए मैंने लिखा जरूर है, लेकिन इलिप्स में सिर्फ a² - b² होता है। इधर की चीजों के बारे में मैं कुछ नहीं कह रहा, तो थोड़ी देर के लिए मैं इसको हटा ही देता हूं जिससे कंफ्यूजन पैदा ना हो। ठीक है, a² प्लस b² आया, ओके। अगर यहाँ प्लस का आ रहा है, वेरीफाई तो हुआ, लेकिन इधर देखो माइनस है, ये नॉट वेरीफाइड, तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी बचेगा। अब क्या है, क्यों है, देखना ही क्यों है, हमें सिर्फ पता चल गया कि भाई हमारे मुताबिक एलएचएस और आरएचएस दोनों में प्लस चाहिए, आरएचएस में a² प्लस b² चाहिए। ठीक है, जो कि हमको मिल रहा है, तो फॉर्म बनाने की हमको जरूरत ही क्या है। तब भी अगर आपको लग रहा हो अंदर से मुझे फॉर्म बनानी है, तो ए एक्स, इसको लिख सकते हो कॉस को 1/sec, ठीक है, दैट इज सेक थीटा, प्लस बी वाई, इसको लिख सकते हैं टेन थीटा, इज इक्वल टू a² प्लस b²। ठीक है, तो मन बनाने की जरूरत नहीं है, आपका जब आंसर आ जाता है तो टाइम वेस्ट नहीं करना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहे फॉर फोकल कॉर्ड, अब ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया, कोई परवलय है, उसकी फोकल कॉर्ड है जिसके एल और एल डैश क्या है, नाभिक खंड है, रेखा खंड, या फिर मैं कहूं नाभ की जीवा के खंड हैं। तो मैंने आपको बताया था कि 1/PS प्लस 1/QS मेरा इक्वल था किस चीज के, 2/L के। इनने इसको L और L डैश से रिप्रेजेंट कर दिया है, तो क्या मेरी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ना जी, 2/L ही तो रहेगी। दैट इज क्या हो गया, आपका ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन आपका कोई भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन क्यों, आप बताओ। ठीक है, तो एक चीज देखो भाई, कर्व क्या है, परवलय, पैराबोला गिवन है आपको, और आप जानते हैं फॉर पैराबोला, ठीक है, फॉर पैराबोला क्या होता है कि आपका लेटस रेक्टम, ठीक है, जिसको 2L से रिप्रेजेंट करते हैं, वैल्यू होती है 4a, L की वैल्यू होती है अर्धनाभिगम, हाफ लेटस रेक्टम की वैल्यू हो जाएगी 2a, उठा के यहाँ पुट कर दो तो आप पाएंगे क्या, 2/2a, दैट इज 1/a इज द राइट आंसर। आज ही मैंने इसी वीडियो में सबसे पहले ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी थी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यहाँ पर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, एक क्वेश्चन आया था वहां पे मैं आपको सारा कुछ ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहे हैं 241, द कंडीशन फॉर द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c टू बी टेंजेंट टू द इलिप्स। तो आप जानते हैं c² इज इक्वल टू a² m² प्लस
बी स्क्वायर इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 242 की। उससे पहले आइडिया चेक करते हैं, आइडिया ओके है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, कह रहे हैं अब पैराबोला y स्क्वायर इज 32x इज ड्रॉन। कर लीजिए ड्रॉन। ठीक है, ड्रॉन की बात कर रहे हैं तो ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, ये कोई मेरे पास एक परबोला है, पैराबोला है। ठीक है, तो कह रहे हैं क्या कि फ्रॉम इस फोकस अ लाइन ऑफ स्लोप 1 इज ड्रॉइंग। ठीक है, ड्रॉन, ये रही मेरी एक लाइन। हटाइए इसको, मैं खुद ही ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन फोकस से पास होती हुई इन्होंने ड्रॉ की, कर दी मैंने। ठीक है, ये क्या है, ये एंगल आपका 45 डिग्री हो जाएगा। रीजन ये है भाई, स्लोप मुझे ऑलरेडी गिवन है, कितनी 1, तो थीटा कितना हो जाएगा, ऑलरेडी 45 डिग्री हो जाएगा। मैं कुछ भी अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, अब कह रहे हैं भाई ऐसी इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करो जिसकी स्लोप 1 है और आपके फोकस से पास हो रही है। अरे तो क्या ही दिक्कत है, वो क्या, स्लोप तो क्या है, स्लोप हमको मिल गया 1 और कह रहे हैं फोकस से पास हो रही है, तो फोकस भी निकाल लो। फोकस a, 0 होता है, तो 4a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 32, ये कितना हो जाएगा 8। ठीक है, मतलब 8, 0 से पास हो रहा है। दैट इज हमको चाहिए इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका y माइनस वाई वन डेट इज 0 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। यही तो रहता है ना, ये y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। यहाँ पर हमको 8, 0 गिवन है, तो हो जाएगा मेरा x माइनस 8, m की वैल्यू 1 है, डेट इज y इज इक्वल टू x माइनस 8। चेक करो ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या है। तो 243 है, कहना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द हाइपरबोला दिस विच आर परपेंडिकुलर टू द लाइन। ठीक है, एक ऐसा हमको टेंजेंट चाहिए जो कि इसके परपेंडिकुलर है। कोई बात नहीं, अभी फाइंड आउट करके बताते हैं। तो एक चीज देखो, ठीक है, एक चीज देखो, इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप अगर मैं इसको m1 से रिप्रेजेंट करता हूं तो m1 की वैल्यू है 1। ठीक है, तो मुझे चाहिए स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो वो मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, अगर मैं उसको m2 से रिप्रेजेंट कर दूं तो m2 इक्वल हो जाएगा मेरा माइनस का 1 अपॉन m1। क्यों भाई, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है। मैं थोड़ी नहीं कह रहा, क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई गिवन इक्वेशन के गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन जो है उसके परपेंडिकुलर है मेरा टेंजेंट। ठीक है, उसकी स्लोप निकाली, परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन लगा के मैंने अपनी टेंजेंट की स्लोप निकाल ली। स्लोप मिल गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। और एक बात और देखिए, वो क्या, एक्चुअली हम कंसीडर करके चलते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c इज द टेंजेंट। ठीक है, तो एक चीज देखो, अगर मेरा y इज इक्वल टू mx प्लस c एक हाइपरबोला के ऊपर मेरा क्या रहता है, टेंजेंट है, तो कंडीशन रहा करती है c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर कितना है, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। ठीक है, दैट इज 4। बी स्क्वायर किसके इक्वल है, बी स्क्वायर 3 के इक्वल है। तो सी स्क्वायर मेरा इक्वल हो गया किस चीज के, ए स्क्वायर मतलब 4 माइनस बी स्क्वायर दैट इज 3 दैट इज 1। सी की वैल्यू हो गई आपकी 1। आपको एम मिल गया, सी मिल गया, उठा के यहाँ पुट कर दो, आपको रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। y इज इक्वल टू एम दैट इज माइनस का x और ये क्या है प्लस सी दैट इज 1। ठीक है, आपका प्लस माइनस का हो सकता है क्योंकि स्क्वायर था, तो मैं प्लस माइनस लगा लेता हूं, दैट इज x प्लस y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो कोई लंबा चौड़ा आंसर नहीं करना होता है, हमें अपने दिमाग में अप्रोच लेके आनी होती है, कौन कौन सी चीजें गिवन है, इसमें हम क्या क्या यूज करके विद इन सेकेंड आंसर लेकर आ जाएं। ठीक है, आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कहने द एंगल बिटवीन द लाइन दिस इज। ठीक है, तो आप इसमें निकालेंगे क्या, tan थीटा इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। इसका आंसर आप निकाल के देंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या है हमारा।
कैन द वैल्यू ऑफ k सच दैट द इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट सर्किल। अब पॉइंट सर्किल क्या होता है वो समझिए। पॉइंट सर्किल मींस, ठीक है, सर्किल ऑफ रेडियस 0, ठीक है, ऐसा सर्किल जिसकी रेडियस त्रिज्या 0 हो, ऐसे सर्किल को हम पॉइंट सर्किल कहते हैं। एक बिंदु, ठीक है, एक बिंदु भी मेरा क्या होता है, एक बिंदु भी मेरा अपने आप में एक सर्किल होता है, ठीक है। बस वो बात दूसरी है, उसकी कुछ ना कुछ छोटी सी एक रेडियस होती है जो कि हम नगण्य मान के चलते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं और हम बोलते हैं क्या एक पॉइंट को कि भाई उस पॉइंट की रेडियस 0 है, ठीक है, हम बोल देते हैं पॉइंट की रेडियस 0 है। तो एक चीज देखो, सबसे पहले ये जो मेरी गलत तरीके से लिखी हुई इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन के रूप में, इक्वेशन ऑफ सर्किल के रूप में लिख लेता हूं, तो मैं पाऊंगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 4y प्लस का ky2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से मैं माइनस टी माइनस एफ निकालू, मतलब सेंटर निकालू, तो मेरा सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर इक्वल हो जाएगा ये 3/2 कॉमा माइनस का 2, ठीक है। और मैं रेडियस निकालूं तो मेरा रेडियस किसके इक्वल हो जाएगा, रेडियस इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर दैट इज 3/2 का होल स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर दैट इज 4 माइनस k/2। और रेडियस मेरा क्या है, पॉइंट सर्किल है, दैट इज रेडियस मेरा 0 है, दैट इज 0 का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ये 9/4 प्लस 4 माइनस का k/2, दैट इज मिला क्या, 0 इज इक्वल टू 4 4 जा 16 प्लस 9 25 माइनस का 2k, ठीक है। इंप्लाइज दैट k की वैल्यू हो गई 25 डिवाइडेड बाय 2, 12.5 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी 25 डिवाइडेड बाय 2 इज द राइट आंसर। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। बस याद इतना सा रखना कि भाई पॉइंट सर्किल के लिए रेडियस हमेशा 0 होता है, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ सर्किल में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल और 1 होने चाहिए। ये दो छोटी छोटी बातें आपको पता होना चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 247 है कि द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द एलिप्स इज, ठीक है। तो एक चीज देखो, ए स्क्वायर मेरा यहां पर क्या है, ए स्क्वायर की वैल्यू है, ए स्क्वायर इक्वल है 9 के, बी स्क्वायर इक्वल है किस चीज के, 5 के। तो मेरा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, एक चीज देखो, ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से, तो मेरा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो है वो इक्वल हो जाएगा किस चीज के, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इक्वल हो जाएगा टू बी स्क्वायर अपॉन ए, दैट इज 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 3, 5 टू जा 10 डिवाइडेड बाय 3। चेक करो ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या है हमारा नेक्स्ट, two tangent perpendicular to each other to the parabola y square is equal to 4ax intersect on the line। अब आपने मेरा एक लास्ट वीडियो आने से मना किया था कि आपको स्टेटमेंट वाला नहीं चाहिए था, हाइपरबोला के बाद आप थ्योरी पढ़ना बिल्कुल नहीं चाह रहे थे। मैं उसमें आपको जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में स्टेटमेंट आए हुए थे वो मैं कराना चाह रहा था, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट रहता है कि किसी भी बाहरी बिंदु से, ठीक है, किसी भी बाहरी बिंदु से परवलय पर खींची गई स्पर्शियां, ठीक है, समकोण बनाती हुई। अब देखो मैं दो स्टेटमेंट मर्ज कर रहा हूं, एक तो ये खींची गई स्पर्शियां नेता पर मिलती हैं, ठीक है। अब मैं यहां पर एक बताता हूं, समकोण बनाती हुई नियता पर मिलती हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट इज डायरेक्ट्रिक्स, तो वो आपका यही रूप है। तो इन्होंने बोला दो टेंजेंट है, कैसी हैं, परपेंडिकुलर, ओके, समकोण है।
कह रहे हैं ईच अदर, एक दूसरे को काटेंगी, कहां पर इंटरसेक्ट करेंगी, ऑन डायरेक्ट्रिक्स, नियता पर मिलेंगी। तो याद रखना कि दो टेंजेंट अगर परपेंडिकुलर हैं तो वो एक दूसरे को नियता पर काटती हुई मिलेंगी। अगर ऐसा ना आए तो ऐसा भी आ सकता है कि किसी बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्शियां समकोण बनाती हैं, एक स्टेटमेंट। दूसरा, नियता पर मिलती हैं, दो स्टेटमेंट। तीसरा, समकोण बनाती हुई नियता पर मिलती हैं, तीन स्टेटमेंट। चौथा, द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट टू द पैराबोला इज नोन एज डायरेक्ट्रिक्स और द स्ट्रेट लाइन। ये चार मेरे पैराबोला के केस होते हैं, चारों आप याद कीजिएगा। मतलब कुल मिला के मुझको नियता फाइंड आउट करनी है, डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है। और डायरेक्ट्रिक्स किसके केस में है? मेरे पास है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की जो डायरेक्ट्रिक्स होती है, आपका इक्वेशन कुछ इस प्रकार से होता है, तो आपकी डायरेक्ट्रिक्स ये हो जाएगी x इज इक्वल टू माइनस का a। चेक करो ऑप्शन, x इज इक्वल टू माइनस a, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो आपको स्टेटमेंट की जानकारी होना जरूरी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 249। कैन द कर्व रिप्रेजेंट बाय द इक्वेशन दिस इज। तो एक चीज आप मेरी देखो, ठीक है, एक चीज आप इसको देखो, अगर मैं x अपॉन 3 की वैल्यू निकालूं तो मुझे मिलेगा क्या? cos t प्लस sin t। ठीक है, ऐसे ही मैं y अपॉन 4 निकालूं तो किसके इक्वल हो जाएगा? cos t माइनस का sin t। और अगर मैं इनके स्क्वायर्स करके ऐड कर लूं, ठीक है, अब आप समझ चुके होंगे मैं इलिप्स की तरफ को जा रहा हूं। ठीक है, तो मे बी इलिप्स होगा या मे बी आपका सर्किल हो सकता है जब प्लस होता है। बट एक चीज देखो भाई, कोफिशिएंट 3 और 4 है, तो कोफिशिएंट 3 और 4 है तो सर्किल तो नहीं हो सकता, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, एंड इलिप्स इज द राइट आंसर। तो इतने से मालूम पड़ गया मुझे कि इलिप्स होगा, बाकी मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा आपकी इच्छा के लिए। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर, गला अभी भी प्रॉपर साथ नहीं दे रहा है, तो आप पाएंगे क्या? कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन टी कॉस टी प्लस कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी माइनस का 2 साइन टी कॉस टी। ये तो आपके एलिमिनेट हो गए, ये आपके मिलजुल के बने दो। ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हो कि एक्स स्क्वायर अपॉन 3 3 जा 9 2 जा 18 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 4 जा 16 2 जा 32 इज इक्वल टू 1 लीजिए। अब बताइए किसका इक्वेशन है? इक्वेशन ऑफ इलिप्स आपका हो जाता है, दैट इज ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। तो मैंने आपको पहले ही बोला था, यहां से देख के पता चल जाता है कि आपका ऑप्शन नंबर डी इलिप्स होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 250 की, करें इफ द स्ट्रेट लाइन दिस इज टेंजेंट टू द इलिप्स। इलिप्स के लिए तो आपको पहले ही बता चुका हूं मैं कि Lx प्लस एम बाई प्लस एन इज इक्वल टू 0 अगर मेरी इलिप्स के ऊपर टेंजेंट होती है तो मेरा इक्वल होता है किस चीज के? एन स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। ठीक है, ये रहता है आपका जब मेरी Lx प्लस एम बाई प्लस एन इज इक्वल टू 0 होती है एक लाइन। तो ये कुछ कुछ वही फॉर्म तो है, तो आपका हो जाएगा क्या कि ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा इक्वल हो जाएगा किस चीज के? पी स्क्वायर के। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा। आप इसमें पुट करके देख लीजिएगा, एल एक्स प्लस एम बाई प्लस एन में से एल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो एट द एंड आपको यही चीजें जाके मिल जाएंगी। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 251 है, कैन द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 6,0। ओके, एक ऐसा नॉर्मल जो 6,0 से पास हो रहा है, चेक करो लागे हाथों कौन पास हो रहा है। क्या ये पास होगा? 6,0 हो तो रहा है। क्या ये, अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ 6,0, ना जी ये नहीं हुआ, ये 6,0 ये भी नहीं हुआ, ये 6 टू द 12 ना जी ये भी नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो कभी कभार ऑप्शंस की भी ताकत को समझो, वहां से भी आपको विद इन सेकंड आंसर मिल सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर आप इसमें स्लोप के चक्कर में पड़ते तो थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता था, छोटी छोटी वैल्यूज थी, छोटा सा सवाल था, तो क्यों ना ऑप्शन की हेल्प से ही चेक करके देख लो। 2 5 10 सेकंड लग सकते थे, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं लेता। कैन द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड ऑफ टू सर्किल of radii 15 centimeter 27 centimeter whose centers are 20 centimeter apart is। चलिए पहले क्वेश्चन को ड्रॉ करते हैं, ऐसे मैं आपको करा दूंगा, मजा भी नहीं आएगा
और मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा कि मैं आपको यहाँ समझाने के लिए बैठा हुआ हूँ और मैंने आपको समझाया ही नहीं, बस आंसर लिखा दिया। ठीक है, अब ये देखो मैंने 2 सर्किल बना दिए, ठीक है, जिनके सेंटर्स क्या हैं, ये आपका C1 है, ये आपका C2 है। ठीक है, ये C1 ये C2 है। C1 C2 को मेट करा दो। करा दिया। ठीक है, और एक चीज देखो, ये इस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इनको भी मीट करा दो लोग। ठीक है, तो अब मेरी चीजें ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं इसको P कह देता हूं, तो एक चीज देखो, C1P भी तो मेरा रेडियस होगा, नहीं होगा ना? बिल्कुल होगा। तो कितना है, एक करें, एक 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, मैं छोटे वाले की छोटी रेडियस ले लेता हूँ। ये 15 सेंटीमीटर, ये मेरा 20 सेंटीमीटर, और बोल रहे हैं कि दोनों सर्किल जो है एक दूसरे से भैया आपके कितना 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ओके, तो हमसे पूछ रहे हैं कि भाई लेंथ ऑफ द कॉर्ड निकालो। ये है कॉर्ड, कॉमन कॉर्ड बल्कि। ठीक है, जो हम S1 माइनस S2 करके निकाला करते हैं, ये है वो चीज। बस यहां पर हमको कर्व गिवन नहीं है, रेडियस गिवन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब क्या करोगे, अब आप एक चीज देखो, मेरे हिसाब से काम करके देखो, वो क्या है। आज सबसे पहले एक चीज देखो, इस ट्रायंगल C1P C2, ठीक है, आप देखेंगे क्या, 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 25 का स्क्वायर। कैसे, ये 625 होता है, ये हो जाएगा आपका 225 प्लस 2 2 जा 4। ठीक है, दैट इज 625 इज इक्वल टू 625। कहने का मतलब हुआ कि भाई ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल होगा, मतलब ये मेरा क्या हो गया, समकोण हो गया। और ये तो मेरा परपेंडिकुलर है ही, क्यों, क्योंकि भाई कॉमन कॉर्ड है। और कॉमन कॉर्ड आप जानते हैं कि जब भी मैं सेंटर से कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, वो आपका ना केवल परपेंडिकुलर तो है ही, वो उसको बाइसेक्ट भी करता है। कहने का मतलब, अगर मैं इसको कह दूं कि ये मेरा डी है, या फिर मैं ओ ले लेता हूं, ठीक है, इसको मैं क्यू कह देता हूं, तो मेरा पी क्यू एक कॉमन कॉर्ड है, तो पी ओ और ओ क्यू मेरे इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये बाइसेक्टेड होते हैं। ठीक है, अब देखो करने का तरीका। ये तो बेसिक जानकारी, जो एक डायग्राम था उसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब मेरी अप्रोच देखो, बुक के सोल्यूशन पे जाओगे तो भिड़ जाओगे, कहीं ना कहीं आप टाइम वेस्ट कर दोगे। ठीक है, ट्राइंगल कौन सा है मेरे पास, ट्राइंगल है C1P C2, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल C1P C2 मैं करूंगा क्या, इक्वल हुआ किस चीज के, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, C1C2। भाई मैंने कुछ अलग करा क्या, एक ट्राइंगल लिया, जो मैंने एक क्वेश्चन और कराया था आपको, एक ट्राइंगल का मैं दो टाइप से एरिया निकालूंगा, और ट्राइंगल एक है तो एरिया भी एक होगा। मतलब जो अलग अलग मेथड से अगर मैं उसका एरिया निकाल भी रहा हूं ना, तो वो दोनों एरिया इक्वल होंगे। बस मैं इतना सा कॉन्सेप्ट यूज करना चाहता हूं कि एक ट्राइंगल के दो अलग अलग मेथड से दो अलग अलग एरिया निकाल के इक्वल कर दो, बात खत्म। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 आधार इंटू लंब बेस इंटू हाइट। बेस क्या है आपका 15 या 20 में से एक ले लीजिए, क्योंकि ये तो आपका हाइपोटीनियस हो जाएगा। तो इन दोनों में से कोई एक बेस, कोई एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फिर हाइट बोल दो। ठीक है, इज इक्वल टू, अब मैं बात करता हूं P C1C2, फिर से भाई 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है, इस बार अगर मैं इनको इसको नाम लेके मैं चलता हूं, बेस को C1C2 बेस लेता हूं। अगर मैंने यहाँ पर 20 को बेस ले लिया, या फिर मैं कहूं पहले वाले में मैंने 15 को बेस लिया, तो मेरी हाइट हो गई 20। कोई बात इसमें दिक्कत है, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत छोटी सी बात है, ट्राइंगल था, राइट एंगल ट्राइंगल। तो मैंने बेस लिया 15, पहले केस में बेस को लिया 15, तो ये हो गया मेरा हाइट। ठीक है, अब मैंने लिया बेस को क्या, C1C2 को ले लिया मैंने बेस। अब हाइट क्या हो जाएगी भाई, मेरी ओपी हो जाएगी हाइट। बस यही तो लॉजिक था। तो मैं लिखूंगा क्या, C1C2 इंटू ओपी। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो 1/2 इंटू C1P मल्टीप्लाई बाय C2P इक्वल हो जाएगा किस चीज के, 1/2 C1C2 मल्टीप्लाई बाय ओपी। ठीक है, ये हो गया क्या, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट, ये हो गया 15 इंटू 20 इक्वल टू C1C2 25 इज इक्वल टू ओपी। ठीक है, तो आप देखो 5 5 जा
5 4 जा और 5 3 जा, ठीक है, 4 3 जा 12 इज इक्वल टू ओपी। तो एक चीज देखो, हमको चाहिए था पी क्यू, पी क्यू इक्वल टू टाइम्स ऑफ ओपी दैट इज 24, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यूपी टीजीटी 2016 में आया हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सोल्यूशन अगर आप देखोगे बुक का तो पक्का कंफ्यूज हो जाओगे कहां से क्या चीजें आ गई। और अगर आप मेरा कॉन्सेप्ट देखो तो विद इन सेकेंड सिर्फ एक फॉर्मूला की हेल्प से आप 15 से 20 सेकंड के अंदर आंसर लेकर आ सकते हैं। मुझे चीजें एक्सप्लेन करनी है तो मैं बिल्कुल 5 मिनट लूंगा समझाने के लिए, ठीक है। मुझे एक्सप्लेन करनी है, डायग्राम बनाने हैं, फॉर्मूला लिखना है, बोलना भी है, तो मुझे तो कम से कम 5 मिनट लूंगा एक्सप्लेन करने के लिए। और अगर मैं मुंह बंद करके सिर्फ आपका दिमाग चला के सॉल्व करूं तो यकीन मानिए 15 सेकंड भी बहुत बोल दिए, मैं आपको 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर लेके आ जाऊंगा, ठीक है। तो बताने में, एक्सप्लेन करने में समय बहुत लगता है। जब हम एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, तो हमारा दिमाग चारों दिशाओं में चल रहा होता है, एकदम खुला रहता है, ठीक है। वहां अलग ही फील आता है, अलग ही स्पीड आती है। नर्वस हुए तो स्पीड खत्म हो जाएगी, कॉन्फिडेंट रहे तो स्पीड बहुत तेज आती है, और दिमाग भी सब तरफ से खुल के चलता है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? 253 है कि द इसेंट्रिसिटीज ऑफ द इलिप्स हुज लेटेस्ट रेक्टम इज 1/2 ऑफ इट्स माइनस एक्सिस, ठीक है। इलिप्स है, इलिप्स का आपका लेटेस्ट रेक्टम होता है 2b स्क्वायर अपॉन a इज इक्वल टू किस चीज के हाफ ऑफ इट्स माइनस एक्सिस दैट इज 2b। 2 से 2 गया, b से b गया, आपको मिला क्या 2b इज इक्वल टू a। और एक बात हम जानते हैं कि b स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर और 1 माइनस e स्क्वायर के। तो यहाँ से मैं a को रिप्लेस कर दूं, पाऊंगा क्या b स्क्वायर इज इक्वल टू ए की जगह 2b लिख दूंगा दैट इज 4b स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, 1/4 इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, और ई स्क्वायर होगा इक्वल 3/4 के। ई की वैल्यू हो गई क्या √3/2, ठीक है, √3/2। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। छोटे छोटे क्वेश्चन से और कई बार पूछे गए, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, छोटा हो या बड़ा हो, तो इनको आप इग्नोर करने की गलती कभी मत करना। कभी कभार बहुत सी सिली मिस्टेक करते हैं और छोटे बेसिक क्वेश्चन ही गलत करके आते हैं, ठीक है। आपको उस चीज से बचना है। बड़े क्वेश्चन आप हवा में करेंगे, बड़े आराम से सॉल्व कर देंगे। जो छोटे और बेसिक क्वेश्चन है गलतियां वहां मार के आते हैं, क्योंकि हम उस चीज को छोड़ देते हैं, लूज कर देते हैं, उस पर इतना फोकस नहीं करते, कहते हैं यार ये तो छोटा सा है, हो जाएगा, आता है हमको। वही ओवर कॉन्फिडेंट में वही जाके मर जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमको उस सिली मिस्टेक से बचना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 254 है कहता है एरिया in the square meter या square units of the triangle formed by two end of a lateral rectum and the focus of the ellipse x square upon 16 plus y square upon 4 is equal to 1, ठीक है। अब चलिए एक आपको इलिप्स बना के दिखाया जाए, ठीक है। ये आपका एक इलिप्स है और बोल रहे हैं कुछ इस प्रकार से। चलिए पहले एक ट्राइंगल भी फॉर्म कर लें इसका। एक नाभि लंब बनाओ, ठीक है। मैंने बोला यहाँ से नाभि पास हो रही है, यहाँ पर नाभि है, तो ये नाभि लंब, ठीक है। लेटस रेक्टम, ये है आपका एस, ठीक है, और ये है आपका क्या एस डैश। तो कह रहे हैं क्या द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय टू एंड ऑफ अ लेटस रेक्टम, मतलब ये है आपके टू एंड ऑफ लेटस रेक्टम एंड अ फोकस, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, अब ये लेटस रेक्टम इस वाले से है तो इनको इनसे तो आप नहीं मिलाओगे, मिलाओगे तो आपका एक स्ट्रेट लाइन बनेगा ना कि एक ट्राइंगल बनेगा। तो कह रहे हैं एक फोकस, मतलब अब इस वाले को छोड़ के इससे मीट करा दो इन्हें, ठीक है, तभी ट्राइंगल आपका फॉर्म हो सकता है, अदरवाइज ट्राइंगल तो बन ही नहीं सकता। एक स्ट्रेट लाइन बन सकती है अगर उसी फोकस की बात करते हैं जहां से मेरा लेटस रेक्टम पास हुआ था, वो एक स्ट्रेट लाइन बन सकता है, ना कि कोई ट्राइंगल। तो ये आपका एक एग्जैक्ट और सही फिगर है, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट्स होते हैं क्या ए ई कॉमा 0, और ये है क्या ये वाला पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। डायग्राम आपको समझ में आया होगा, ऐसी मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं। अब मेरी कैलकुलेशन देखो, ठीक है। मैंने इसको बोल दिया क्या ए बी, तो मैं लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम निकालूं ए बी, किसके इक्वल हो जाएगा
ये हो जाएगा आपका 2b² अपॉन a। 2 सेम रहा, b² की वैल्यू 4, a की वैल्यू हो गई 4, 4 से 4 गया डेट इज 2। ठीक है, और एक चीज देखो, e निकालता हूं तो e किसके इक्वल हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस दैट इज हो गया आपका 12 डिवाइडेड बाय बड़ा वाला दैट इज 16। ठीक है, यहाँ पर आपका a बड़ा है b से, a² की वैल्यू है आपका 16, b² की वैल्यू आपका 4। ठीक है, तो हो गया आपका क्या, दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय बड़ा वाला, तो 4 से भाग कर दो, 4 3 जा 12 एंड 4 4 जा 16 दैट इज e की वैल्यू हो गई क्या, √3/2। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ क्या, बिल्कुल क्लियर हुआ। ठीक है, तो मैं अगर AE निकालूं, AE मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, AE, A की वैल्यू क्या है 4 इंटू √3/2 दैट इज 2√3। a² की वैल्यू 16 है तो क्या a की वैल्यू 4 नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, तो मैंने वही तो लिखा है। इतनी चीजें आपको मिल गई। ठीक है, इतनी चीजें आपको मिल गई, समझो क्वेश्चन सॉल्व। AE मिल गया, ओके, लेंथ ऑफ लेटर्स रेक्टम ए भी मिल गया, ओके। अब आप मेरी बात ध्यान से समझो, इन द ट्रायंगल ABS, ठीक है, मैंने बोला इसका एरिया निकालो, एरिया ही तो पूछा है, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट कर सकता हूं। बेस मैंने ले लिया, क्या मेरा बेस AB है, तो हाइट क्या हो जाएगी SS डैश। ठीक है, तो एरिया कैसे निकलेगा, 1/2, AB की वैल्यू 2 हो गई, मल्टीप्लाई बाय SS डैश मतलब 2AE। ठीक है, मतलब क्या हो गया, इससे 2 गया, 2 इंटू 2√3 दैट इज आपका हो गया 4√3 इज द राइट आंसर। चेक करो ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो आई थिंक आपको मेरा डायग्राम समझ में आया होगा, एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। कैलकुलेशन करना कोई बड़ी बात नहीं है, चीजें समझ में आना जरूरी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है, कह रहे हैं द कर्व फॉर विच द नॉर्मल एट एवरी पॉइंट पासिस थ्रू अ फिक्स पॉइंट। ओके, ठीक है, अब आप एक चीज देखो, सर्किल के केस में एक कंडीशन होती है क्या, भाई आपका हर एक नॉर्मल, ठीक है, आपका हर एक नॉर्मल केंद्र से जाता है। कोई सा भी नॉर्मल बना लो, हर एक नॉर्मल आपका सेंटर से पास होता है। तो याद रखना, जब भी ये कहने कि भाई आपका नॉर्मल एक फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है, ऐसा सिर्फ और सिर्फ सर्कल में संभव होता है, वृत्त में संभव होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और याद रखना, किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, उसके परपेंडिकुलर रेडियस रहती है, और रेडियस आपकी हमेशा सेंटर से पास होती है। ये तो आप जानते होंगे कि रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो रेडियस वेक्टर होता है वो मेरा एज अ नॉर्मल वर्क करता है। तो ये चीज आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कहें द इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिस थ्रू द ओरिजिन इज x² प्लस y² माइनस 6x प्लस 2y। ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्किल, एक ऐसा सर्किल चाहिए पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज, ऑब्वियस सी बात है, सी यहाँ पर नहीं है तो वो 0,0 से पास हुआ होगा, ओरिजिन से पास हुआ होगा। कहें द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ इट्स डायमीटर इज। ठीक है भाई, एक डायमीटर का इक्वेशन चाहिए हमको। ठीक है, और डायमीटर क्या होता है, अब मैं आपको बताता हूं। एक चीज देखो, डायमीटर ऑफ द सर्किल क्या होता है। ठीक है, डायमीटर ऑफ द सर्किल क्या होता है, ये मैंने एक डायमीटर बना दिया। ठीक है, तो आप देखेंगे क्या, डायमीटर हमेशा पास होता है किसी से, सेंटर से, और सर्किल पास हो रहा है किसी से भाई, सर्किल आपका 0,0 से पास हो रहा है। हो सकता है सर्किल के उसी बिंदु पर हो जहां से आपका व्यास गया हो, डायमीटर गया हो, तो हो सकता है 0,0 यही हो। तो आपको क्या चाहिए होगा, आपको चाहिए होगा डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए सेंटर है, एक पॉइंट और चाहिए होगा। कैसे करके पॉइंट मिल जाए, तो जो पॉइंट सर्कल जिससे पास हुआ था, ठीक है, ओरिजिन, मैं उसको लेके चलूंगा। कहने का मतलब ये हुआ, अगर मैं सेंटर निकालता हूं, सेंटर इक्वल हो जाएगा किस चीज के, इनका आप आधा कर लो और एक माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, दैट इज 3 माइनस का 1। ठीक है, तो ये हमसे बोल रहे हैं ना
कि इक्वेशन ऑफ डायमीटर निकालो, वन ऑफ इट्स डायमीटर इक्वल हो जाएगा किस चीज के, इक्वल हो जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 0,0 एंड 3,-1। ठीक है, तो बस हो गया। अब आपको ये तो आता हुआ निकालना, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू बाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, डेट इज 3y इज इक्वल टू माइनस का x, या फिर मैं कहूं x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो समझने के लिए ये काफी था कि मुझे दो बिंदुओं से पास होने वाले रेखा का समीकरण चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये 2D का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कहें द इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट्स, इक्वेशन क्या है कि r टाइम्स 6 माइनस 4 cos थीटा इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो r को डिवीजन में ले जाऊंगा तो पाऊंगा क्या कि 5 अपॉन r इज इक्वल टू 6 माइनस 4 cos थीटा। तो आपको पता होना चाहिए कि l अपॉन r इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस e cos थीटा मेरे समान कर्व को, समान वक्र को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। या एक कंडीशन और होती है, L अपॉन आर इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस ई कॉस थीटा। ठीक है, तो जब भी आप कंपैरिजन करोगे भाई, इन्हीं दो इक्वेशन के साथ आप कंपैरिजन करके ई की वैल्यू निकालोगे और वहां से डिटरमाइन करोगे कि आपका कर्व कौन सा होगा। ठीक है, तो क्या करो, देखो यह है मेरा 6। ठीक है, वो भी आपका बनाना है 1, देखो 1 1। ठीक है, प्लस माइनस हटाओ, प्लस माइनस देखूंगा तो मैं इस पर चला जाऊंगा, मैं यहाँ पर जाना चाह रहा फिलहाल, तो मैं यहाँ पे करूंगा क्या 6 से डिवाइड, तो पाऊंगा क्या 5 अपॉन 6 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 माइनस 4 अपॉन 6 cos थीटा। तो ऑन कंपेयरिंग विद दिस वी गेट e is equals to 4 upon 6 that is 2 upon 3 that is less than 1। that is क्या हो गया, an ellipse is the right answer, एक इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या है ये, एक्चुअली इसकी कंपैरिजन जो की गई है वो L अपॉन आर इज इक्वल टू 1 माइनस ई कॉस थीटा के साथ की गई है। ठीक है, मैं आपको चारों एक साथ लिखा चुका हूं, आपकी मर्जी यहां पर जो बन रही हो उसके साथ कंपैरिजन कर लीजिएगा, और ना बने तो जबरदस्ती बना लेना इस फॉर्म में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फोकस ऑफ द पैराबोला, इसका आंसर आप देंगे, मैंने आपको बहुत ही बार कराया हुआ है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। a line y is equal to x plus 3 meet the circle at a and b, then the equation of the circle whose diameter is ab is most important question, यूपी पीजीटी का है और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो एक काम करना, आपको सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा। अगर आप बुक की तरफ जाएंगे, हाँ जी बुक में थोड़ा सा छोटा जरूर मिल जाएगा, लेकिन वो हमेशा कामयाब नहीं है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जरूर वो आपका कामयाब है, लेकिन हमेशा कामयाब नहीं होगा। ठीक है, कि आप लिख लो, इंटरसेप्ट फॉर्म बना लो इसकी, वो क्या हो जाएगा कि x अपॉन 3। ठीक है, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लो तो आपको मिल जाएगा कि 3 और -3 पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। ठीक, कि x, ठीक है, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, दैट इज एक्स अपॉन माइनस का 3 प्लस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। इंटरसेप्ट बन गया -3,0 पर और 0,3 पर, ये एक्स और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा होगा। और बाई चांस मेरा सर्किल भी, देखो सर्किल क्या है, ये है आपका 3, रेडियस 3 है, तो ये इनको मीट करते हुए चला जाएगा। ये तो वाई चांस है, लक वाई चांस। अगर मैं यहाँ पर 16 कर दूं तो जो बुक में सोल्यूशन है वो फ्लॉप हो जाएगा, बुक ही किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखना। इसको करने का तरीका मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना होता है हमको सबसे पहले, वो कैसे, इसको उठा के यहाँ पर पुट कर दो। ठीक है, तो आप पाएंगे क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये आपका तरीका है, स्टेप समझ लीजिए, पहला स्टेप है ये। सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x इज इक्वल टू 9, 9 से 9 गया, आप पाएंगे क्या 2x स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 0। 2x आप कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 मिल जाएगा आपको, इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू 0, -3 आपको मिल जाती है।
ठीक है। तो x की वैल्यू 0,3 के रिगार्डिंग मैं y फाइंड आउट कर लूं, उसके बाद चेक करूंगा। ठीक है, तो मैं यहां पर पुट करूंगा तो मैं पाऊंगा क्या, y इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो पॉइंट्स आपको क्या मिले भाई, पॉइंट मिले। x की वैल्यू जब 0 थी तो y मिला मुझे 3, जब मैंने x की वैल्यू माइनस का 3 ली तो y मिला मुझे 0। ठीक है, तो ये है मेरे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आप बोलेंगे सर ये तो मैं पहले ही निकाल सकता था। बेशक आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में निकाल सकते थे कि मेरे सर्किल और मेरी जो लाइन है वो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब मैं एक डायग्राम बना के दिखाता हूं आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर मत जाओ। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन बाई चांस आपका फिट बैठ जा रहा है तो शायद आपको मेरी बात गलत लगेगी और आपको लगेगा कि भाई मैं आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूं, लेकिन ये आपका बाई चांस है। बाकी आपकी मर्जी है, आपका देखना है, आपको सीखना है। आप चाहते हैं कि डिटेल में सीखो तो बिल्कुल मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, अदरवाइज आप स्किप करके आगे जा सकते हैं। ठीक है, ये आपका पॉइंट है। तो मैंने देखा कि भाई जो मेरी लाइन थी, ठीक है, मेरी लाइन और मेरा जो सर्किल है वो कहाँ कहाँ, 0,3। ठीक है, 0,3 मतलब ये वाला पॉइंट, और -3,0 मतलब इन दोनों पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो मुझे एक ऐसे सर्किल का इक्वेशन चाहिए था जहां ए भी मेरा डायमीटर है, जहां ए भी मेरा डायमीटर है। कहने का मतलब आप समझिए। ठीक है, जहां ए भी मेरा डायमीटर के जैसे वर्क कर रहा होगा। तो जो आप ग्रीन वाला सेक्शन देख रहे हैं मुझे उसका इक्वेशन चाहिए। तो अगर आप एक चीज देखो, मुझे एंड ऑफ डायमीटर पता है, ठीक है, व्यास के सिरे पता है, तो आप जानते हैं इक्वेशन ऑफ द सर्किल हैविंग एंड ऑफ द डायमीटर, डायमीटर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्किल आपने पढ़ा होगा, मैं उसी का इस्तेमाल करने वाला हूं। ठीक है, x1 y1 x2 y2। तो क्या होता है कि x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इज इक्वल टू 0 रहा करता है। ठीक है, और अगर आप वैसे चेक करना चाहें तो ऐसे चेक कर सकते हैं कि ये आपका है माइनस का 3,0 और ये है आपका 0,3। ठीक है, ये है आपका क्या, 0,3। तो इन दोनों का अगर आप इन वो देखिए मिड पॉइंट, मिड पॉइंट आपका सेंटर हो जाएगा ग्रीन सर्किल का। तो सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा आपका ये माइनस का 3,2 और 3/2। ठीक है, यहां से चेक करेंगे आपको -3/2 3/2 कहां से मिलेगा। आप देखो इसमें -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप पाएंगे क्या, ये 3x माइनस का 3y। जहां ये चीज मिल रही हो वही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3x माइनस 3y, 3x माइनस 3y दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट देखें कि आपके डायमीटर के एंड के जो मिड पॉइंट होते हैं वो आपके सेंटर को रिप्रेजेंट करते हैं, और सेंटर से इक्वेशन निकालना बहुत आसान काम हो जाता है। हमको x और y के कोफिशिएंट आराम से मिल जाते हैं सेंटर की हेल्प से। क्यों, हम सेंटर निकालते टाइम क्या करते हैं कि भाई पहले 2 से डिवाइड करो, उसके बाद माइनस से गुणा करो। माइनस का जी माइनस का एफ ये तो रहा करता है कि कोफिशिएंट को पहले आधा आधा करके फिर माइनस लगा दो। ठीक है, अब मुझे सेंटर पता है, मुझे अब वो इक्वेशन का एक पार्ट निकालना है, तो क्या करूंगा उसका उल्टा। सबसे पहले क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई, उसके बाद करूंगा माइनस से मल्टीप्लाई, जैसे कि माइनस की चीज प्लस बन जाए वापस से। ठीक है, तो ये बन जाएगा फिर से क्या, ये बन जाएगा आपका कि 2g और 2f। तो मैं ये वाला टर्म बनाता हूँ 2g प्लस 2f। ठीक है ना, तो ये टर्म बनाने के लिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि आप एक काम करें, -2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको टर्म्स मिल जाते हैं। अदरवाइज आप इन वैल्यूज को -3,0 और 0,3 को यहाँ पे पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तब भी आपको ऑप्शन नंबर ए ही मिलेगा। आई थिंक आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा लेंथी, थोड़ा टाइम टेकिंग आपको लगा, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन हुआ, वो बात अलग है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप इंटरसेप्ट ये कैलकुलेशन करे बिना आप डायरेक्ट इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं और फिर आप विद इन सेकंड आंसर लेकर आ सकते हैं, लेकिन कभी कभार ये चीजें दिक्कतें कर जाती हैं। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 260 पर। क्या है, सर्किल दिस एंड दिस
ठीक है, कहाँ टच करेंगे, टच करेंगे भी नहीं करेंगे, ये आप बताएंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आखिरी क्वेश्चन आपके लिए बचता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपके 260 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, आपके 260 क्वेश्चन हो चुके हैं। मैं आपको इसमें 320 क्वेश्चन और कराऊंगा, मतलब 60 क्वेश्चन मैं आपको और कराऊंगा आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या फिर मैं कहूं 2D में। ठीक है, उसके बाद इसमें 3D में मैं एक दिन के अंदर आपको 100 क्वेश्चन और करा दूंगा। तो मैं कहूं कि आपको, आज मेरा मंडे है, ट्यूसडे को आपका 2D खत्म हो जाएगा और वेडनेसडे को आपका 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपकी पूरी खत्म हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगला यूनिट आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दिया कीजिए, क्योंकि फिर मैं आपके अकॉर्डिंग कराना शुरू कर दूं, जिसमें आपको दिक्कतें ज्यादा हो, सबसे पहले वो काम कराया जाए। ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जो है, मैंने आपको प्रैक्टिस बहुत कराई हुई है, वेक्टर की प्रैक्टिस करा दी है, मैंने ज्योमेट्री की करा दी है, मैंने आपको साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स की भी करा दी है। मैं आपके लिए नेक्स्ट लेके आऊंगा मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट या फिर कैलकुलस। ठीक है ना, क्योंकि वेक्टर का भी मैं आपको करा चुका हूं, प्रैक्टिस मैंने उसकी करा दी है काफी कुछ, और ज्योमेट्री की तो आपकी चली रही है, ये भी खत्म होने को है। कॉम्प्लेक्स की भी मैं आपको 14 लेक्चर कराया था, हालांकि उसमें लगभग 300 क्वेश्चन कराने थे, तो मैंने आपको 150 अप्रोक्स 200 के आसपास क्वेश्चन कराए हुए हैं, और आप चाहेंगे तो कुछ और क्वेश्चन उसमें बढ़ा दूंगा। अदरवाइज मेरे पास मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट और कैलकुलस को छोड़ के अगला प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर रह जाता है, तो मेरे पास 3 यूनिट और है प्रैक्टिस कराने के लिए। आप रिकमेंड कर दीजिएगा कि आपको क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग मैं देख सकता हूं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और आपको मेरी मेहनत दिखाई दी हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपसे कहना पड़ता है, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी होती है, अगर आपको चाहिए होंगे तो आप कर देंगे, अदरवाइज कहने से भी नहीं करते हैं। और डिसलाइक की मैं बात करता हूँ, चलिए अच्छी बात है, कुछ तो करते हैं, लाइक ना करके डिसलाइक, हो सकता है मैं यहाँ मजे लेने के बैठा हूँ, तो आपको लगता हो कि मैं मेहनत नहीं कर रहा, इसलिए आप डिसलाइक करते हैं, कोई बात नहीं, कुछ तो किया। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और थैंक्स फॉर डिसलाइकिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।